मेरे साथ मौजूद हैं शिवसेना के प्रवक्ता उद्धव ठाकरे गुट के आनंद दुबे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पीयूष जी। अब आपकी पार्टी किन मुद्दों पर इस पूरे महाराष्ट्र में एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश में और कैसे आप लड़ रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी का शुरू से ही एक सब्जेक्ट रहा है कि 80% समाज सेवा और 20% राजनीति। ये हमें किसी और ने नहीं, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने सिखाया। वही लेगेसी, वही परंपरा आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी आगे लेकर चल रहे हैं। हम लोग कभी भी सत्ता के लिए राजनीति में कभी आए ही नहीं थे। हमारी पार्टी का जन्म ही हुआ था लोगों की सेवा करने के लिए। महाराष्ट्र में रहने वाला मराठी मानस, भूमिपुत्र नौकरी कैसे पाए, रोजगार कैसे मिले, उसकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो, वो कैसे पूरे देश में एक विकसित महाराष्ट्र बनकर दिखाए, इसी भावना से हमारी पार्टी का गठन हुआ। और यही भावना 2025 में भी चल रही है कि समाज सेवा पर ज़्यादा फोकस है। ठीक है, अब सत्ता तो चाहिए सेवा करने के लिए, कुर्सी चाहिए, कलम चाहिए, सरकारें चाहिए, लेकिन आज भी अगर आप किसी शिवसैनिक से बात करेंगे तो यही कहेगा कि सत्ता रहे न रहे, शिवसेना के संगठन में कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवसेना वही आम जनमानस की बात करना, बिजली, पानी, सड़क के लिए आंदोलन करना, लोगों के स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए काम करना, लोगों के पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए काम करना। तो शिवसेना कभी बदली नहीं और हमें नहीं लगता कि भविष्य में भी कभी बदलेगी। ठीक है, सत्ता आती है जाती है, हमें भी लगता है कि हमारी पार्टी की सरकार हो, हमारे मुख्यमंत्री हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, लेकिन हमेशा जनता के बीच में रहना ही ये शिवसैनिकों का काम है, धर्म है और हमारे नेताओं की हमें सीख है। ऑपरेशन सिंदूर पर जो विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया, उस पर आपने भी टिप्पणी की। आखिर आप लोग ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने देश के साथ खड़े हैं, अपनी सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार के विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी। तो जयशंकर जी को कोई गद्दार अगर कह रहा है तो हम उसके साथ खड़े नहीं हैं, और न तो हम अगर कोई राहुल गांधी जी को गद्दार कह रहा है तो उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो भी नेता प्रतिपक्ष हैं। जयशंकर जी का ये एक वीडियो आया था कि उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान पर हमला करने के पहले या बाद में बता दें। उसमें बहुत विवाद हुआ, बाद में क्लेरिफिकेशन आ गया, हम उस विषय में नहीं जाना चाहते। लेकिन एक बात मुझे आप बताइए, मैं देश की जनता के सामने, आपके चैनल के सामने से पूछना चाहता हूँ कि जब वार शुरू हुआ और युद्ध जैसे हालात हो गए और युद्ध शुरू भी हुआ, सीज फायर की जो घोषणा थी वो हमारे विदेश मंत्रालय से पहले, हमारे सरकार से पहले ये ट्रम्प साहब ने ट्वीट कर दिया। तो थोड़ी सी मन में निराशा हुई, दुख हुआ, चिंता हुई कि जयशंकर जी इतने बुद्धिमान हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, एक बार वो सामने आते, एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी सामने आते, गृह मंत्री जी आते और वो हमें बताते, तो लगता कि हाँ कुछ बात हो रही है, डीजीएमओ लेवल पे अपनी बात हो रही है। बाद में सब आए, डीजीएमओ साहब आए, पूरी सेना आई, सरकार आई, बात। लेकिन कहीं न कहीं जयशंकर साहब इससे थोड़े से चूक गए कूटनीतिज्ञ मामले पर, क्योंकि कूटनीति कहती है कि दुश्मन जब कमज़ोर हो रहा हो और दुश्मन पर जब हमारी अच्छी पकड़ हो तो उस समय दुश्मन को नस्तो नाबूद कर देना चाहिए, ताकि वो फिर अपना कोई पलटवार न कर सके। और हम अच्छे पोजीशन में थे, हमारी सेना जाबाज है, पूरी दुनिया में सेना का कोई तोड़ नहीं है। और जिस प्रकार हमारे एयर फोर्स के लोगों ने काम किया और हमारी थल सेना, जल सेना सब अलर्ट मोड पे थी, हमें लगता है कहीं ना कहीं अवसर हम चूक गए। अब इसमें जयशंकर जी की हम व्यक्तिगत कोई गलती नहीं मानते, लेकिन हाँ, एक विदेश मंत्री होने के नाते पूरी दुनिया को जिस प्रकार कॉन्फिडेंस में उन्हें लेना चाहिए था, शायद वो कहीं लेने में असमर्थ दिखे हमें। लेकिन फिर भी हम अपने विदेश मंत्री पर पूरा विश्वास करते हैं, हम उन्हें गद्दार जैसे टिप्पणियों से नहीं बात करेंगे। पूरा विपक्ष ऐसा क्यों मानना है कि ट्रंप ने जो कहा है वो सही? हालांकि ट्रंप के तो ऐसे बयान है, वो तो यू टर्न बहुत। देखिए, हम ट्रंप को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन ट्रंप को गंभीरता से हमारे प्रधानमंत्री जी लेते हैं। हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, हेलो ट्रंप, यही करते, यही बार बार कहते हैं कि ट्रंप मेरे दोस्त हैं। ट्रंप कभी कहने चाहिए ना कि मोदी जी भी मेरे दोस्त हैं। वो तो कहते हैं कि हमने दोनों देशों को धमका दिया और कहा देखो भैया, तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करूंगा अगर तुम सीज फायर नहीं करोगे। तो ऐसे क्या, ये भारत देश आपको क्या ऐसा डरपोक लगता है क्या? हम लोग ये 2025 के भारत हैं, हम विकसित देश हैं। आज पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं कि हमसे आंखों में आंखें डालकर हमसे बात करे। हाँ, हमसे प्यार से बात करोगे, प्यार मिलेगा। आँख हमको दिखाओगे तो फिर हमारे सेना तैयार रहती है, घर में घुस के मारेगी। हम भी इजराइल से कम अपने आप को नहीं समझते। जो हमको छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये ट्रंप वाले विषय को मोदी जी ने ही बहुत ज़्यादा गंभीरता दे दिया, वरना हमें पता है कि ट्रंप की गंभीरता क्या है। पूरी अमेरिका भी जानती है ट्रंप कितने गंभीर है।
आपके सहयोगी दल कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कमजोर हो चुके हैं काफ़ी, और राहुल गांधी ने भी 3 सवाल खड़े किए हैं। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री देश का होता है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता। तो जो व्यक्ति देश का होता है, हम मन में यही चाहेंगे कि वो कभी कमजोर ना हो, वो हमेशा मजबूत रहे, ताकतवर रहे। और रही बात एक राजनीति पार्टी होने के नाते, तो आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है। हम सरकार की कुनीतियों की आलोचना करते रहेंगे। ये संवैधानिक प्रक्रिया में रहते हुए हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये जिम्मेदारी भी दी है और ये अधिकार भी दिया है। तो हम अपने प्रधानमंत्री को यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी, आप केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री बन के काम न कीजिए। आप अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम आपसे पहले कहेंगे कि पहले वन नेशन वन प्राइम मिनिस्टर बन के आप दिखाइए। आप दूसरी पार्टियों का प्रचार बंद करिए। आप जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कसीदे पढ़ते हैं, जो जाकर मंचों पर बात करते हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे लिए भी वैसी बात करें। आप केवल बीजेपी आपके लिए एक पार्टी और बाकी सब आपके बेगाने हो, ये अच्छी बात नहीं प्राइम मिनिस्टर के लिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो दूसरी पार्टियों का प्रचार करते हैं, जैसे बीजेपी प्रधानमंत्री के लिए दूसरी पार्टी हुई। अगर उनकी कोई पार्टी हुई तो देश हुआ, उनकी कोई पार्टी नहीं होती है। वो शिवसेना के भी नेता हैं, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। तो अगर उन्हें लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन कामयाब करना है, तो पहले वन नेशन वन प्राइम मिनिस्टर कामयाब करके उनको दिखाना पड़ेगा। अन्यथा तो फिर वो एक पार्टी के प्रधानमंत्री है, फिर वो कमजोर भी हो सकते हैं जब एक ही पार्टी के हैं। तो उन्होंने तो ये भी तो कह दिया कि उनकी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। गर्म सिंदूर उनके रगों में अगर दौड़ रहा है, तो वो 4-5 आतंकवादी अभी तक क्यों नहीं मारे गए? कहाँ हैं वो? आज 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया पहलगाम की दर्दनाक घटना को हुए, वो आतंकवादी अभी तक नहीं मिले हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो पाताल में भी होंगे, आकाश में भी होंगे, कड़ी सजा देंगे। हम मानते हैं कि आपने 90 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है, उनको 72 हुरों के पास भेजा है, उसके लिए आपको धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन वो जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, वो अभी भी भागे फिर रहे हैं। उनको ढूंढना होगा। जब तक उनको आप ढूंढते नहीं हैं, कैसे माने कि आपके खून में सिंदूर बह रहा है? खून तो खून होता है ना, आपका हमारा खून एक जैसा है। लेकिन हम आपके खून में सिंदूर तब मानेंगे प्रधानमंत्री जी, जब उन कुख्यात आतंकवादियों को आप धर पकड़ के उनको मार गिराएंगे। हमारी सेना खोज रही है, सेना छोड़ेगी नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, जब आप आगे आकर बात कर रहे हैं, तो हम आपसे सवाल पूछेंगे। अगर आप आगे आकर बात नहीं करेंगे, तो हमें सेना पर पूरा विश्वास है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों उनका अंत निश्चित है। अभी जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का बयान आया ऑपरेशन सिंदूर पे, दूसरा विजय शाह का आया, सोफिया का। दोनों ही बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री हैं, विजय शाह कैबिनेट मंत्री हैं। अगर ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति निराशाजनक बात करेंगे या विवादास्पद बयान करेंगे, तो बीजेपी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि बीजेपी ने कार्रवाई नहीं की। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। जो संज्ञान मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेना चाहिए था, जो संज्ञान अमित शाह जी को लेना चाहिए था, वो संज्ञान अब कोर्ट ले रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को अपना चाल चेहरा अगर एक जैसा रखना है, तो उनके ही लोगों पर उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनके नेताओं पर भी ईडी सीबीआई छोड़नी पड़ेगी। केवल विपक्षियों को तंग करने के लिए आप सरकार में नहीं आए हैं। आपको सबका साथ सबका विकास करने का अधिकार है, तो सबको पकड़ने का और सबको सजा देने का भी अधिकार आपको है। चुन चुन के अगर आप सजा देंगे, विपक्षी को सजा देंगे और अपनी पार्टी के विजय शाह और जगदीश देवड़ा को छोड़ देंगे, तो फिर देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। एक आखिरी सवाल, बीएमसी के चुनाव कब होंगे, ऐसी कोई जानकारी? और अगर चुनाव होते हैं तो आपकी पार्टी किस तरीके से लड़ेगी? बीएमसी के चुनाव 4 महीने के अंदर होने चाहिए, ऐसे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अब चूंकि चुनाव आयोग और सरकार में बैठे लोगों का एक काम है कि जल्द से जल्द डेट्स इश्यूज करें। और रही बात हमारी पार्टी की, तो हमारी पार्टी पिछले 28-30 वर्षों से लगातार महानगर पालिका के सत्ता में बैठी है। महापौर के, उप महापौर के रूप में हमने अच्छी सेवा दी और कोविड के संकट काल में हमने बहुत अच्छा काम किया। तो पूरी मुंबई को पता है कि शिवसेना मतलब मुंबई और मुंबई मतलब शिवसेना। तो हम बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन फिर भी चुनाव होते हैं। चुनाव जब आएगा तो हम और अच्छे से जनता का दिल जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी पार्टी तैयार है। हमारे नेता आदित्य ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में हम अच्छा चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव कभी भी हो, हम हमेशा तैयार रहते हैं। चुनाव से भागती बीजेपी है। बीजेपी को डर लगता है कि कहीं चुनाव में उनकी बुरी हार ना हो जाए, इसके लिए लोग भागते हैं। वरना हम कभी चुनाव से डरते नहीं। हमारे कार्यकर्ता 365 डेज, 24 घंटा 7 दिन जनता के सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। कभी भी आप चुनाव करा लीजिए, हम चुनाव से घबराते नहीं। लेकिन जब से आपकी पार्टी टूटी है, तब से आपको उस तरीके की सफलता नहीं मिल रही है। तो मुझे ऐसा देखिए, लगता है कि आपको बीएमसी नेता भागे हैं, छिटपुट कार्यकर्ता भी भागे हैं, जनता नहीं भागी है।
जनता हमारे साथ है। लेकिन नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है ना, आपके नेता भाग कैसे गए, आपने रोक नहीं पाया? नहीं, देखिए अब ऐसा है कि सब सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। आज केंद्र में बीजेपी की सत्ता, राज्य में बीजेपी की सत्ता, तो जो सत्ता के लिए लुलुप्त है वो भाग रहे हैं, लेकिन जो नहीं भागे, हमारे जैसे लोग नहीं भागे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, बहुत से लोग नहीं भागते। जब टीम संकट में होती, यही तो टाइम होता है टीम को साथ देने का। जो भाग गए हैं उनको भी भैया भगवान से यही कहता हूँ कि उनको भी सद्बुद्धि दें। जो नहीं भागे हैं वो साथ में अंतिम तक लड़ेंगे। और हमारा तो इतिहास रहा है महाराष्ट्र का, मराठा हमेशा कम संख्या में रह के मुगलों की बहुत बड़ी संख्या से लड़े और जीते, और उनको कभी दक्कन की तरफ आने नहीं दिया। तो हम भी यही कोशिश करेंगे कि बीजेपी के पास शक्ति है, धन है, बल है, हमारे पास जोश है। इन दोनों की लड़ाई में अंत में जोश की जीत होती है, और देखते हैं कि फिर हम कैसे वापस सत्ता में आते हैं। उसके लिए हम अपनी रणनीति बना काम कर रहे हैं। हम घबराएंगे नहीं, एक बार मरना पसंद करेंगे, गुलाम बनना पसंद नहीं करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका कि आपने सारे सवालों के जवाब दिए, और आपकी पार्टी की जो रणनीति है वो साफ तौर पे जाहिर हो रही है कि आप बीएमसी के चुनावों के लिए एकदम रेडी हैं। थैंक यू। थैंक यू। जय महाराष्ट्र।